मैं त्रिभुवन साहब आपसे एक चीज बता दूं, दर्शकों को बता दूं, यही रिपब्लिक भारत है। जब इनको पकड़ा एक बार यूके, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड ने, उनका है ऑफकैम, यूके ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, तो 20,000 का पाउंड का जुर्माना भी दिए और फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 में 280 बार, जैसे कान पकड़ के उठक बैठक नहीं कराया था, 280 बार अपॉलॉजी रन करानी पड़ी थी। और 280 बार इन्होंने, वो जैसे कान पकड़ के कहते हैं 10 उठक बैठक लगाओ, उसी तरह से दे हैव टू 90 दिन के अंदर 280 बार माफी मांगनी पड़ी थी। ये काम यूके के लोग कर सकते हैं इस रिपब्लिक भारत के ऊपर। हमारे यहाँ क्या है, मतलब त्रिभुवन जी, क्या हमारे पास दांत नहीं है, हमारे पास वाणी नहीं है, हमारे पास, वाई वी फेल? और मैं जब बात वी की कर रहा हूं तो मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं। जैसे आशुतोष जी ने टोका कि भाई एक बार ये डुएबल काम है, एक किसी को आप ठीक से पकड़ लीजिए जो गाली गलौज कर रहा है, उसको फिर लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाइए, उसको ये पता लग जाए कि नहीं इस पे सजा भी हो सकती है। तो त्रिभुवन जी, इसमें कितनी हम लोग भी थोड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन कांग्रेस ही पार्टी नहीं, बाकी पार्टी कोई भी, आप तो राजस्थान रहते हैं, आपके यहाँ ही वो नूपुर शर्मा की वजह से एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। मैं थोड़ा एक इस पे आपकी टिप्पणी, और कितनी सरकार, कितना हम और कितनी पार्टीज की जिम्मेदारी है अलग अलग ढंग से। नमस्कार। एक तो मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, लेकिन ये जो आज का इशू है उस पर काफी सारी बातें इतने विद्वान लोगों ने रखी हैं और काफी विश्लेषण भी किया है, लेकिन जो ये ताजा सवाल खड़ा हुआ है वो देखिए आप, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और ये एक तरह से देश के बड़े एक चिंतन और आत्मावलोकन का विषय है। राजीव गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश को कंप्यूटर के युग में प्रवेश करवाया, एक डिजिटल एरा की आधार भूमि तैयार की। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस कितनी लापरवाह पार्टी रही या कितनी गलतियां जो रही, आज जो कुछ हमारे सामने है, आप सारे लोग उसमें, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को दोषी ठहराते हैं और उसमें सच है, वो कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन जब हम आत्म आलोचन या आत्म विश्लेषण करें या एक पत्रकार की दृष्टि से देखें, मीडिया की दृष्टि से देखें, तटस्थ विश्लेषण करें, तो साफ तौर पे एक चीज नजर आएगी कि आज ये जो इतनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, और अभी राय साहब ने कहा कि इतने मुकदमे दर्ज कर दीजिए। आप देखिए अखबार में कोई एक खबर गलत छपती है, अखबार में, ये प्रिंट मीडिया में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां उत्तरदायी आपने कानून बना रखा है पहले से। लेकिन फेसबुक 2006 और 7 में आई, ट्विटर 8 और 9 में आया, और व्हाट्सएप जो है 2010 और 12 के बीच में विकसित हुआ। ये सारे यूपीए के कार्यकाल का समय था, और उस समय इन लोगों ने अपनी आधार भूमि बनाई, पूरी जड़ें जमाई, पूरा फैला, और उस माध्यम से पूरा प्रचार हुआ और सारा गलत प्रचार हुआ। अगर उस समय कांग्रेस अगर आईटी एक्ट के जरिए या दूसरे जो कानून थे उनको जवाबदेह ठहराती कि भाई इसके लिए फेसबुक जिम्मेदार रहेगी या इसके लिए ट्विटर जिम्मेदार रहेगा, ट्विटर का मैनेजमेंट जिम्मेदार रहेगा, व्हाट्सएप का जिम्मेदार रहेगा, हम नहीं जानते कोई, क्यों किसी व्यक्ति को हम पकड़ेंगे, जिम्मेदार आप हो। जैसे अखबार के अंदर एक बयान छपता है और उसके लिए एडिटर है, उसके लिए प्रकाशक है, मुद्रक है, वो लोग जिम्मेदार होते हैं। तो आपने जिम्मेदार बनाया नहीं और उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया। वो आज आपके देश के अंदर झगड़े करवा रहे हैं, आपके देश के इतिहास को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आपने कानून को जिम्मेदारी जवाबदेही तय नहीं की। तो आप ये देखिए कि ये नियंत्रण कोई सख्त करने की कोशिश नहीं की। आज जब मन आता है सरकार का, तब वो यूट्यूब के किसी भी एक व्यक्ति का चैनल बंद कर देते हैं। और आप ये देखिए कि ये खतरा आगे आने वाले समय में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत सारी गलतियां जो हैं यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, और खासकर कांग्रेस की गलतियां हैं, जिसका परिणाम आज कांग्रेस तो भुगत ही रही है, बाकी लोग भी जो खासकर इस देश के जो लोकतांत्रिक सोसाइटी है उनके ऊपर भी जिम्मेदारी आई है। जहां तक अर्णव गोस्वामी की बात है, उसमें आप ये देखिए कि जो जवाबदेही है उसके बिना कैसा कैसा मीडिया है, कैसी प्रेस है। तो अर्णव गोस्वामी ने इस्तांबुल जो कांग्रेस सेंटर का मुद्दा उठाया या जो बात से जिस तरह से कहा है, वो
आशुतोष जी ने और बाकी लोगों ने आपने बताया है, लेकिन ये कितने बड़े फेक न्यूज का उदाहरण है। इसमें भी मैं एक चीज बताऊंगा कि दरअसल आप 15 दिन बाद जागें, 10 दिन बाद जागें, सोए हुए लोग कभी भी जाग जाएं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक चीज देखिए कि 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई फेक न्यूज आप किसी टीवी चैनल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल देते हैं, तो आज उसके स्क्रीनशॉट या उसके वीडियो वायरल किए जाते हैं, तो उनका जो लोग उसके जरिए अपना मकसद सिद्ध करना चाहते हैं वो तो हो जाता है। अर्णब गोस्वामी जी। साहब टीआरपी घोटाले में आगे रहे हैं। अर्णब गोस्वामी साहब बालाकोट एयर स्ट्राइक की जो संवेदनशील जानकारियां थी वो लीक करने में आगे रहे हैं, तब इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत जो प्रकरण था वो कितना भयावह और कितना बड़ा था उसके बारे में हम देख और सुन चुके हैं। तबलीगी जमात को कोविड फैलाने के मामले में कितना इन्होंने पूरी एक मुस्लिम आबादी को, देश के नागरिकों को किस तरह से इन्होंने बदनाम किया और किया। डिबेट्स में अपमानजनक व्यवहार करना, चीखना चिल्लाना, लोगों को अपमानित करना और बहस को एकदम तमाशे में बदल देना, ये कहाँ की पत्रकारिता है। किसान आंदोलनों के बारे में आपने पक्षपातपूर्ण कितनी रिपोर्टिंग की है, किसानों को कितना कोसा, कितना कुछ किया गया है। महाराष्ट्र सरकार पर निजी हमले किए गए थे और आज वो उन्हीं चीजों के ऊपर चुप हैं। निर्दोष व्यक्तियों को मतलब झूठे तथ्य गढ़ करके या जो बेकार की चीजें हैं उनमें फंसाना, जनजीवन को नकारात्मक करना, एक तरफा राष्ट्रवादी जो नैरेटिव थोपने की इनकी जो कार्रवाई रही है वो कितनी खतरनाक रही है। तो उसमें मीडिया की दृष्टि से कि प्रेस का मंच इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को पत्रकार बताते हुए देश के साथ, लोकतंत्र के साथ, यथार्थ के साथ, सच के साथ, देश के संविधान के साथ, देश के कानूनों के साथ, मीडिया की अपनी आचार संहिताओं के साथ आप किस तरह से इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं या करते हैं। ये एक बाकायदा बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही का मसला है और मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं खत्म करूं उससे पहले एक मेरे दर्शक हैं कुमार टी साहब, वो मुझे बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में जाके अपनी लाज शर्म बेच आया हूं। अरे भैया, जब ये देश में सारी समस्याएं होती हैं तो बीजेपी की सरकार होती है। तुम्हारे अटल जी दौड़े दौड़े गए थे वहां, और जब जा रहे थे उस समय हाथ मिला रहे थे, गलबाइयां कर रहे थे, और करगिल में हमारे जवान मर रहे थे। करगिल के उसके बाद जब परवेज मुशर्रफ को आगरा में बुला के दावत दे रहे थे, और तुम्हारे जो अभी के करंट आका हैं ये तो जाके नानी अम्मा के पैर छू रहे थे, और अम्मा के पैर ही नहीं छू रहे थे, शॉल भी दे रहे थे, और क्या क्या कर रहे थे। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो इस जगह नहीं। साजन जिंदल के व्यापार को कौन बढ़ा रहा है ये गूगल करके खुद देख लीजिए। साजन जिंदल और नवाज शरीफ के बेटे के व्यापार को बढ़ाने के लिए किसने कहा है ये जाके खुद देख लीजिए। बरखा दत्त की किताब पढ़ लीजिए। 2014 का जो आखिरी सार्क सम्मेलन नेपाल में हुआ था उसमें किस देश के राष्ट्राध्यक्ष साहब साजन जिंदल और नवाज शरीफ के लड़के के व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे थे। साजन जिंदल अभी जनवरी में जाके शादी ब्याह में नाच गाना कर रहे थे, ये भी जरा देख लीजिएगा और फिर मेरे ऊपर ये बोलिएगा। मैं ब्लॉक ना करने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ब्लॉक करना कोई वो नहीं है, लेकिन भाषा की मर्यादा रखिए। त्रिभुवन साहब, चलते चलते मैं आपसे एक चीज मैं उस बात को मैं फिर से कह दूं, ये अगर काम पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल ठीक से करने लगे तो शायद हम लोगों को भी ये काम करने में अच्छा लगेगा। नहीं तो अभी क्या होता है, मैं गया था, कहीं पे भी आप जाइए तो आपके लिए एक हो जाता है ये कांग्रेस के दलाल है, ये उनके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ही, राय साहब सुन रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी हमारे एक प्रमुख साथी अशोक वानखेड़े के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी जाके एफआईआर लॉन्च की हुई है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं, ये भी कहीं दर्ज रहेगा कि कांग्रेस पार्टी का जब मौका है तो पार्टियों से हमें कुछ वो नहीं है, लेकिन पार्टी कम से कम अपनी गाली गलौज को अगर रोक रही है तो उससे हमारा एक होगा वे फॉरवर्ड। बहुत संक्षेप में आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, त्रिभुवन साहब आपकी नजर में वो बहुत संक्षेप में एक बार बता दीजिए, फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क जस्टिस स्कूल से पाटिल से लेके खत्म करूंगा। मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस मामले में जो कांग्रेस के नेताओं की स्थिति है वो मतलब इसको इस उदाहरण से देखिए कि देश में जो जिन कम्युनिस्ट पार्टियों ने, जिन समाजवादियों ने कांग्रेस के खिलाफ जब वो सत्ता में थी, केंद्र में सबसे बड़े आंदोलन किए,
और आज उन पार्टियों के सारे लोग, उन पार्टियों के बहुत सारे जो नीचे से ऊपर तक के बड़े नेता हैं, वो सब चाहते हैं कि किसी तरह से कांग्रेस के लोग जीत जाएं या किसी तरह से कांग्रेस के लोग सत्ता में आए। और बहुत सारी ऐसी सीटें जब हम ग्राउंड पे, चाहे राजस्थान का उदाहरण हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, आप देखिए लोग चाहते हैं कांग्रेस के लोग जीतें, जो नॉन कांग्रेसी लोग हैं और जो इंटेलिजेंसिया के लोग हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कांग्रेस के अपने नेता जो है वहां ऐसे काम करते हैं जिससे कांग्रेस का अपना उम्मीदवार हार जाता है। तो आप देखिए कि एक पार्टी जो अपने नेताओं को इतना नियंत्रित नहीं रख सकती, जो ये सब नहीं कर सकती, ये कितना उस पार्टी के लिए विषय, मतलब एक दयनीय स्थिति है, और ये कितना आत्मघाती ये कल्चर है वहां पर। और एक बात मैं और कहूंगा, वो ये कि आप हम जब चारों तरफ से देखते हैं तो बहुत बार ये लगता है कि बीजेपी नहीं जीत रही होती, या बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवार नहीं जीत रहे होते, लेकिन कांग्रेस के सारे काम ऐसे होते हैं जैसे वो उसको सत्ता में ले आए। इसके कई ऐसे राज्यों के तौर पे उदाहरण हैं, कई ऐसे लोकसभा के, विधानसभाओं के उदाहरण हैं, और जिसमें बड़ा साफ तौर पर पिछले दिनों में दिखाई दिया है कि उनके हाथों से आई हुई सरकारें चली गई। और इसके बारे में कई बार तो लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि देखिए हमने जीत के मुंह से कितनी ताकत लगा करके हार को खींच खींच लिया है।